क्वेश्चन नंबर 15 है। सर मुझे भी एक भेजना था जरा। भेज दो। ओके सर। एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस the coordinates of the point the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of the triangle AOB of the triangle AOB as shown in figure as shown in figure 7.1। फिगर दे रखी है बेटा इसमें। अच्छा, 7.1 इज, तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए x, y, ऑप्शन बी y, x, ऑप्शन सी x/2, y/2, और ऑप्शन डी y/2, y/2, x/2, y/2, x/2। और फिगर क्या दे रखी है ये देखिएगा। ये O है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। ये A है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,2y। और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2x, 0, 2x, 0। अब मेरी एक बात सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन पर बाद में आता हूँ। उसके अलावा अगर चाहें तो कहीं पर नोट कर लें, चाहे तो छोड़िए, आपकी मर्जी है। देखिए, हमारे पास दुनिया का किसी भी तरीके का कोई आइसोसेलस, इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल है, बस ट्राइंगल है मेरे पास। तो मैंने ये कहा ये ट्राइंगल हो गया। ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। फिर क्या हुआ कि जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लाइट पड़ रही है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है।
अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एओबी। इस ट्राइंगल एओबी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी बराबर डिस्टेंस पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट को बेटा कहते हैं हम सेंट्रॉइड। जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से, तीनों जो कोने होते हैं ना, उनसे बराबर डिस्टेंस पर होता है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। अच्छा, सेंट्रॉइड बनता कैसे है? सेंट्रॉइड ऐसे बनता है कि जैसे ये ए है, ए से मैंने मीडियन डाल दिया सामने वाली साइड पर, तो ये हो गया पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है? बी और सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा? x2 प्लस एक्स थ्री अपॉन टू। तो बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x2 प्लस एक्स थ्री अपॉन टू, समझ गए? और y वाला क्या हो गया? y2 प्लस वाई थ्री अपॉन टू। मिड पॉइंट है ना ये उसका। ये तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बी से मीडियन डाला मैंने, मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया एसी का, इसको बोल दिया ई। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ए और सी का मिड पॉइंट है ये x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू, और कॉमा y1 प्लस वाई थ्री बाई टू। दिखाई दे रहा है सबको? सभी को दिखाई दे रहा है? बताइए। यस सर। अब सी से मैंने मीडियन डाला इस पर, तो वो ये बीच वाले पॉइंट से ही होकर गुजरेगा। तो बेटा ये जो सी से मीडियन डाला, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को बोल दिया हमने एफ। इसके ये ए बी का मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x1 प्लस एक्स टू बाई टू। कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई टू। ये हो गया। ठीक है, अब ये करने के बाद में अब हम क्या देखेंगे कि अब इसके बाद ना बेटा ऐसा होता है कि ये जो तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं जी, एंड जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जी। सेंट्रॉइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड जो है वो जो मीडियन वाली लाइन होती है ना, वो उसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब आपकी मर्जी है, आप ये वाला मीडियन ले लें तो भी 2:1, आप बीई मीडियन ले लें तो भी 2:1, आप सी एफ मीडियन ले लो तो भी 2:1। ठीक है, आप ये मत समझना कि इतना खतरनाक कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। मैं एक नतीजे पर पहुंचने वाला हूँ इस सब चीजों से। पहले ये बता दीजिए, यहां तक समझ में आ गया? जब भी कभी मैं सेंट्रॉइड की बात करता हूँ तो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है किसी भी मीडियन को। तीन ही तो मीडियन होंगे ट्राइंगल में। एक मीडियन हो गया एडी जो सामने वाली साइड को डिवाइड कर रहा है, दूसरा मीडियन हो गया बीई, तीसरा मीडियन हो गया सी एफ। तो ये जो एडी है, इसको ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी बाई सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये तो हो गया बेटा x1 y1, और ये जो d के कोऑर्डिनेट्स है ना, x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू, ये हो गया x2, y2 प्लस वाई थ्री बाई टू, ये हो गया मेरे लिए y2। ठीक है, और ये हो गया m1 और m2। तो ये कैसे निकलेगा? m1 x2, m1 x2 यानी कि 2 इंटू दिस टर्म, 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू। ये क्या हो गया? m1 x2 प्लस m2 x1। m2 x1 क्या है? 1 इंटू x1, 1 मल्टीप्लाइड बाई x1। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, कॉमा m1 y2 यानी कि 2 इंटू दिस टर्म, 2 इंटू
y2 प्लस y3/2 प्लस m2 y1 यानी कि 1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 और यहाँ क्या बचा y2 प्लस y3 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये जो पूरी कहानी आपको बताई है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये कहानी बताई इस वजह से है कि कहीं आप में से किसी भी बच्चे के दिमाग में ये ना आए कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ही हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं सेंट्रॉइड के। अब पेपर तो एमसीक्यू आने वाला है, तो पेपर में टीचर तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये कहानी आप निकाल कर बताओ। तो इसका मतलब ये चीज दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, इसका रट्टा लगा लो कि अगर कभी भी हमसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल में हमें कोई ऐसा पॉइंट बताना है जो पॉइंट तीनों वर्टिसेस से बराबर डिस्टेंस पर हो, तो वो क्या होता है, वो सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये तो आपको इसके पीछे की कहानी बताई। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। तो यहाँ पर नोट करके लिखना इसके सॉल्यूशन में, नोट करके लिखिएगा। सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी समझ में नहीं आया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी दोबारा बताता हूँ मैं, आप ये बताओ, ये तो समझ में आ गया था, इसके x1 y1 है और ये x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ये तो समझ गए थे। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला पर। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये जो कोई भी मीडियन होता है, जैसे मीडियन है AD जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो G जो पॉइंट होता है ना सेंट्रॉइड, वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ये चीज याद रखने वाली है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। हालांकि इसको भी प्रूव करा जा सकता है, पर वो अपने काम की चीज नहीं है, छोड़ो उसको। अब मेरे लिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, और बेटा ये जो पूरी टर्म है ना x2 प्लस x3/2, ये हो गया एक तरह से x2, y2 प्लस y3/2 ये हो गया मेरे लिए y2, और ये 2 हो गया m1 और ये हो गया m2। तो जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, m1 x2 यानी कि 2 इंटू x2 प्लस x3/2, तो 2 से 2 कट गया, प्लस m1 m2 x1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है x1, तो 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया। ये समझ गए? यस सर। दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो, ये A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स है x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। तो ये तो x1 और y1 ही हो गया, जो x1 और y1 ही है, और x2 मेरे लिए अब हो जाएगा बेटा ये x2 प्लस x3/2, y2 हो जाएगा ये पूरा y2 प्लस y3/2। ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला कहता है m1 x2, तो m1 क्या है 2 और x2 क्या है x2 प्लस x3/2, ये x2 है, तो m1 इंटू x2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, केवल x2 प्लस x3 प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 और x1 तो x1 ही है, तो 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1, तो m1 2 है और y2 क्या है y2 प्लस y3/2, तो m1 इंटू y2 प्लस y3/2 यानी कि 2 इंटू y2 प्लस y3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, केवल y2 प्लस y3 प्लस m2 y1, m2 क्या है 1 और y1 क्या है y1, तो 1 इंटू y1, 1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। अब 2 से 2 कट गया, तो इधर बचा केवल x2 प्लस x3 और इधर 1 इंटू x1 मतलब x1, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। शायद समझ में आ गया होगा।
इधर बचा y2 प्लस y3 और ये बचा y1, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ गए कि नहीं? यस सर। अभी क्लियर है? तो ये आपको रट लेना है बस, ये आपको रट लेना है, क्योंकि आपको ये चीज करके नहीं दिखानी होगी अब एग्जाम में। अब नोट करके लिख लीजिए, अपनी समझ के लिए लिख लीजिए, अ पॉइंट inside a triangle which is equidistant from all the three vertices is called centroid. Coordinates of centroid, तो ये चीज आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि सेंट्रॉइड निकालो, वो बेसिकली आपसे सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने ये सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिखकर भेज दी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो उसकी उन्होंने डेफिनेशन लिख दी है, पूरी डेफिनेशन आपको पता है तो आप समझ जाएंगे सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब देखिए x1 क्या है, x1 है 0, x2 क्या है 0 और x3 क्या है 2x। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इसमें। The point which is equidistant from the three vertices of the triangle AOB, ये क्या आ जाएगा? ये तो 2x/3 आ जाएगा। 2x/3 तो ऑप्शन ही नहीं है। और कुछ दे रखा है क्या इसमें? AOB figure 7.1, equidistant from the three vertices of the triangle AOB as shown in figure। इसका आंसर क्या दे रखा है गरिमा? सर एक मिनट चेक करके बताती हूँ। हाँ बताओ। x/2 भी नहीं हो सकता, 0 प्लस 2x प्लस 0, यानी कि 2x अपॉन 3 आ जाना चाहिए, और 0 प्लस 2y प्लस 0 अपॉन 3, तो वो 2y अपॉन 3 आ जाना चाहिए। सर ए एक्स 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 कॉमा वाई। x, y दे रखा है। अच्छा, x, y, x, y कैसे होगा अगर अपॉन में 2 आ जाए? ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। सर बोलो। सर अगर 2x/3 और 2y/3 आया तो सर तो, तो सर 3 तो वो कैंसिल हो जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं कैंसिल नहीं होंगे। क्या समझा नहीं मैं? हाँ हाँ हाँ, वो इक्वल नहीं, वो नहीं, वो नहीं। चलो कुछ और देखता हूँ अभी। खैर चलिए, ये हो गया। करते हैं पहले इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये तो श्योर है कि होगा तो सेंट्रोइड ही, लेकिन x, y कैसे बता रहे हैं वो? चलिए
अभी देखता हूँ। मेरे हिसाब से ये हो जाएगा सेंट्रॉइड से। देखो हाँ, अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करता हूँ तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा। वो एक्स कॉमा वाई बोल रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई ऐसे होगा। ये 2x दे रखा है तो 2x का आधा ही तो होगा x। यहाँ पर होगा x। ऐसे ही ये वाली लेंथ हाइट दे रखी है 2y तो उसका आधा होगा y। तो यहाँ पर y होगा। x कॉमा वाई यहाँ पर लाई कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये तीनों इक्वल हो जाएंगे क्या? हाँ इक्वल तो होंगे लेकिन मुझे लग नहीं रहा ना कि तीनों इक्वल होंगे। मतलब या तो ये वाला पॉइंट इस पर लाई करे। नहीं जी, मेरे हिसाब से इसका है 0 + 0 + 2x/3 कॉमा 0 ओ सॉरी 2y + 0 + 0/3। तो 2x/3 कॉमा 2y/3। मेरे हिसाब से तो बेटा आंसर ये है इसका। तो वो x कॉमा वाई कैसे बता रहे हैं? ये x कॉमा वाई ये वाला पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये तो हम निकाल सकते हैं। ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y। ठीक है। और फिर उसके बाद b से उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? b से भी निकाला जा सकता है। सर सुनो नेट पे भी x x कॉमा y दे रखा है। ठीक है देखता हूं मैं। देखता हूं अगर x कॉमा वाई ही है तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए वो पॉइंट P है x कॉमा वाई। तो उसका डिस्टेंस अगर मैं O से निकालूं ओरिजिन से तो ओरिजिन क्या है 0, 0। ठीक है। तो OP क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + y² का अंडर रूट। ये तो हो गया OP। अच्छा अब इसी तरह से हमारा A क्या है? पॉइंट A है 0, 2y। ठीक है। 0, 2y। तो AP निकालेंगे। AP क्या हो जाएगा? x - 0 का होल स्क्वायर। सही लग रहा है मेरे को ये आंसर। y - 2y का होल स्क्वायर x² y - 2y हो जाएगा -y का स्क्वायर भी प्लस y² हो जाएगा। सही है बेटा, x, y ही सही है। और BP जो है B क्या है? 2x, 0। तो जो BP है वो है 2x - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। सही है, x² + y²। सही है जी, ये भी ठीक है। देखिए आंसर्स दोनों ठीक हैं। अगर 2x/3 2y/3 ऑप्शन दे रखा हो तो इस पर भी टिक कर सकते हो और x, y पर भी टिक कर सकते हो। क्या है कि सेंट्रॉइड तो बराबर डिस्टेंस पर होगा ही होगा, लेकिन इस ट्रायंगल में एक पॉइंट कोई और है जो कि बराबर डिस्टेंस पर होगा। ठीक है। हाँ अगर नहीं दे रखा है, देखो अगर सब्जेक्टिव वाली बात है तो सब्जेक्टिव वाले में तो आप सीधा सीधा लिख दोगे, उसमें तो कोई काट ही नहीं सकता नंबर। सेंट्रॉइड का तो श्योर शॉट है कि वो तीनों वर्टिसेस से बराबर डिस्टेंस पर होता है, ये तो पक्का है। ठीक। उसके अलावा अगर हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमको ये नहीं दे रखा है ऑप्शन, तो हम क्या करें? तो फिर ऐसी वैल्यू डालकर देख लेंगे। तो फिर ऐसी वैल्यू डालकर देख लेंगे कि भाई चारों जो ऑप्शंस हैं उनको एक एक करके चेक करके देख लेंगे। कई बार टीचर भी बता देते हैं कि करेक्शन आ गया,
क्योंकि सेंट्रॉइड वाला केस जो है, सेंट्रॉइड वाला केस तो श्योर शॉट सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी है। यस सर। ठीक है जी, 16 भी देखते हैं जरा। ये मिटा रहा हूं इधर से। A circle drawn with origin as the center, इसमें भी 16 में भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं क्या? अच्छा, जो अगले पेज पर दिए हैं वो 16 के ही ऑप्शंस हैं। यस सर। ठीक है। A circle drawn with origin as the center, a circle drawn with a circle drawn with origin as the center passes through 13 upon 2 13 upon 2 comma 0 full stop. The point which does not lie in the interior of the circle is interior of the circle is option A minus 3 by 4 comma 1, option B 2 comma 7 by 3, option C 5 comma minus 1 by 2, और ऑप्शन डी -6 5 by 2। -6 5 by 2, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर, एक सर्कल बना दिया जाता है विद ओरिजिन एज द सेंटर। ओरिजिन को हम ओ बोल देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, पासेस थ्रू 13/2, 0। तो ये सर्कल पास करता है एक पॉइंट से, उस पॉइंट को आप बोल दीजिए पी, बोल दो पी। 13/2, 0। तो अगर मैं ओ और पी को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ओ और पी को ज्वाइन कर दूं तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूं इधर से। मैंने कहा कि यहां से ओपी की लेंथ निकाल लीजिए, यानी कि रेडियस निकाल लो कितना है। ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो है
कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 13/2 कॉमा 13/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 13/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये केवल 13/2 आ गया, प्लस माइनस 13/2 नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। रेडियस क्या है, रेडियस भी तो एक डिस्टेंस ही है, तो क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये हो गया 13/2। अब इसके बाद -3/4, 1। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इसी तरीके का है कि मैं ऑप्शन से एक एक बार रख रख कर देखूंगा, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि अगर मान लीजिए मैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ, अगर वो रेडियस से कम आ गया तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, अगर वो रेडियस से बड़ा आ गया तो फिर वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। मैं ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से मतलब ओरिजिन इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन ही दे रखा है, तो अगर ओरिजिन से यहां तक वाला डिस्टेंस तो रेडियस है, अगर मान लीजिए रेडियस से बड़ा आ जाता है डिस्टेंस, रेडियस से बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। और मुझे क्या बताना है, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के इंटीरियर में लाई नहीं कर रहा है पॉइंट। तो जो इंटीरियर में लाई नहीं कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, या तो सर्कल के बाहर या फिर सर्कल पर, है ना। ठीक, बस वो इंटीरियर में लाई नहीं कर रहा, मतलब रेडियस से छोटा कौन सा नहीं है ये बताना है, मतलब ये बताना है कौन सा रेडियस से बड़ा है। समझ गए मेरी बात की नहीं? Yes, sir. अब जैसे मैं ए वाला ऑप्शन है तो इस पॉइंट को मैंने ए ही मान लिया, तो मैं कहूंगा ओ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओ क्या है, वो तो ओरिजिन है, 0 है। तो -3/4 कॉमा -3/4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -3/4 -0 तो कुछ होता ही नहीं, -3/4 का होल स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 16/16, ये हो गया 25/16 का अंडर रूट 25 का रूट 5, 16 का 4, 5/4। अब खुद देख लीजिए 5/4 क्या है, 13/2 का मतलब हो गया बेटा 6.5 रेडियस जो आया था, और ये क्या हो गया 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, 1.25, 1.25 तो 6.5 से छोटा है, यानी कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो ये मेरे काम का नहीं है। मुझे तो ये बताना है कि अंदर लाई कौन सा नहीं कर रहा है, विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर। तो ओबी, अब सेंटर से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7/3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। टू माइनस 0 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 7/3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 49/9, 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 6 55, 85 हो गया। एट्टी फाइव अपॉन 9। अब वैसे ही देख लो, जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 9 9 81, 40 आ गया, 9.4 आ गया, 9.4 आ गया। सोचो कि ये 9.4 नहीं है, ये 9 ही है, ये 9 ही है, तो 9 का भी अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 9.4 जो है इट इज लेस देन 6.5, 6.5 से तो छोटा ही है। अंडर रूट 9.4 को आप बढ़ा बढ़ाकर 16 भी कर दो तो 16 का रूट 4 होता है, 4 भी तो 6.5 से छोटा है, तो ये तो छोटा है ही, तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, ओसी,
ओसी देखिए, ओसी के लिए 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस -1/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर हो गया 25 और -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। 25 4 जा 100 प्लस 1/4, तो 100 1/4, 100 1/4 कितना हो गया? अगर इसको डिवाइड करूंगी, अगर मान लो ये 100 भी होता, अगर ये 100 भी होता तो ये 5 आता, सॉरी 25 आ जाता। 425 से 100, ये आपका आ रहा है 5.1। 5.1 इज अगेन लेस देन 6.5। ये भी सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है। अब तो इसी से कुछ उम्मीद बची है लास्ट वाले से, बाकी तीनों तो बेकार हो गए। तो ओसी देख लेते हैं, ओडी सॉरी, √(-6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 5/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हो गया 36, 5/2 का हो गया 25/4। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 144 प्लस 25/4। तो ये क्या हो गया 169/4 और ये हो गया 13/2 यानी कि 6.5। हाँ, ये 6.5 से छोटा नहीं है, ये 6.5 के बराबर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये यही सर्कल पर लाई कर रहा है, ये अंदर लाई नहीं कर रहा, बाहर भी लाई नहीं कर रहा, एग्जैक्टली सर्कल पर लाई कर रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, -6, 5/2 यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ऑप्शन डी। तो ये करेक्ट है बेटा, इसका देखो आंसर Yes, sir. सही है. यही है। तो आप इनसे, इन दो क्वेश्चन से, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा और इससे पहले वाला देखा, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से एक चीज का आइडिया तो लग चुका है कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने को आ जाए एमसीक्यू में। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक करके आपको ऑप्शन रखकर देखना पड़े, ठीक है। क्योंकि उस क्वेश्चन में भी क्या था, वो ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर भी दिमाग में क्या आता है कि ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, लेकिन आया क्या रिजल्ट कि सर्कल पर ही लाई कर रहा है वो। मतलब ये जो ओडी बना है ना, ये भी रेडियस ही है, ये भी 6.5 ही आ गया, वो भी 6.5 था, ठीक है। तो एक एक करके भी रखा जा सकता है। अब और किसने भेजा था, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल के ला रहे हो आदित्य? सर वो और ऑनलाइन मिला था जरा। स्कूल के पेपर में आया था क्या? नो सर, ऑनलाइन में ही देख रहा था एमसीक्यू, तो उसमें मिला था। बताता हूँ, हुआ नहीं है तुमसे? नो सर। अभी बता रहा हूँ। The sum of ages of A and B is 49 years. The sum of ages of A and B is 49 years. कोई दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, उनके जो एजेस का समय है वो 49 ईयर्स है। फुल स्टॉप। ए सेड टू बी, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू। अच्छा, ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, फिर इन्वर्टेड कॉमास में है, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू
I am twice as old as you were when I was as old as you are. Stop. Find the percentage of B. ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 28, 21, 24, 12। 28, 21, 24 और 12। 28, 21, 24 और 12 ये दे रखे हैं चार ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, थोड़ा सा बस घुमाकर दे रखा है, क्वेश्चन तो हो जाएगा ये। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 49 ईयर्स। तो लेट एज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ए की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स मान लिया, क्या छोड़ो, ए सेड टू बी ना, ए सेड टू बी। चलो बी की प्रेजेंट एज को मानते हैं, बी इज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हो गई बताएंगे? बिल्कुल सही, ए की प्रेजेंट एज हो गई 49 माइनस एक्स ईयर्स। क्यों? द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 49 ईयर्स। तो जो दे रखा होता है वो प्रेजेंट एज का ही दे रखा है कि आज की जो उनकी एज है। तो अगर बी की एज एक्स ईयर है तो ए की एज 49 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों का टोटल 49 है। ठीक है, नहीं समझे? उसके बाद ए ने बोला बी को आई एम ट्वाइस। ए ने बोला बी को कि आई एम ट्वाइस, मतलब ए की एज ट्वाइस है। तो ए की एज क्या है? 49 माइनस एक्स, जो ए की एज है वो ट्वाइस है किसकी? आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। नहीं समझे? इन्होंने बोला आई एम ट्वाइस एज ओल्ड, मैं उस एज का दुगना हूं आज, मैं उस एज का डबल हूं, एज यू वर, जो तुम थे, व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर, व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। यस, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड। ए ने बोला कि मैं उस एज का डबल हूं, उस एज का, ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर, जो तुम एज यू, सुनो सुनो सुनो, ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है, अब सुन लीजिए जरा। अब पास्ट में चले जाओ, अब हम जा रहे हैं पास्ट में है। पास्ट एजेस देख लेंगे पहले। आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर, जब मेरी एज उतनी थी जो तुम्हारी आज की एज है। तो पास्ट एजेस, अब ए की एज क्या हो गई? ए की पास्ट एज क्या हो गई? जो बी की आज की प्रेजेंट एज है, एक्स। ठीक है,
आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब ए की एज एक्स है तो बी की एज कितनी हो जाएगी पुरानी एज में भी। भाई देखो, कोई भी है, कोई भी मतलब यहाँ पर इन्होंने दिया था सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 49 ईयर्स। ठीक है, तो ए और बी की जो एजेस हैं उनका सम आज की तारीख में, उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है वो 49 ईयर्स है। अगर मान लो एक बच्चा है, उसकी एज आज 10 साल है और दूसरे की एज 12 साल है, तो दोनों की एजेस का एडिशन कितना हो गया 22। एक साल बाद दोनों की एजेस का एडिशन कितना हो जाएगा 11 हो गया। एक की 10 साल है और एक की 12 साल है, तो 11 हो गया और उसका क्या हो गया 13 हो गया, तो 24 हो गया। तो यानी कि 2 साल बढ़ गए, 2 साल बढ़ गए। अब पास्ट में आ जाइए, अब ए की एज एक्स ईयर्स है। ठीक है, तो पास्ट एजेस है, ए की एज एक्स ईयर्स है, तो ए की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से कितना कम हो गया, कितना कम हो गया ये बताइए। So minus x. ए की प्रेजेंट एज 49 माइनस एक्स है, तो पास्ट एज क्या हो जाएगी 49 माइनस एक्स। ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया, नहीं समझे? शायद मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूं इसको कि ए की प्रेजेंट एज 49 माइनस एक्स है। प्रेजेंट एज, यार मैं एक काम करूं, इसको 49 माइनस एक्स छोड़कर मैं इसको वाई ले लूं, है ना, फिर करते रहेंगे, एक्स और वाई में रिलेशन बाद में निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, ए की जो प्रेजेंट एज है उसको वाई बोल दो, बस एक्स प्लस वाई 49 वो बाद में देख लेंगे हम। तो पास्ट एज में मतलब ये बोला कि जब ए की एज उतनी थी जो आज बी की एज है, तो ए की एज पहले तो हमने वाई मानी और बी की एज जो है वो एक्स है, बी की एज एक्स है, आज बी की एज एक्स है। तो जब ए की एज एक्स के बराबर थी, ठीक है, तो जब ए की एज एक्स थी तो उस टाइम बी की क्या एज रही होगी ये बताइए। बी की क्या एज रही होगी, इन्होंने क्या बोला कि आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर, एज यू वर, मैं तुम्हारी उस एज का डबल हूं आज, व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। तो मुझे यानी कि पास्ट की बी की एज निकालनी है, बस वो करना है और काम खत्म हो जाएगा। हाँ, बी की एज निकालें, कैसे निकलेगी बी की एज निकालें, हम ये कहेंगे डिफरेंस इन एज, ए की एज में डिफरेंस कितना हुआ। तो पहले ए की एज थी, प्रेजेंट में ए की एज है वाई और पास्ट में उसकी एज है एक्स, तो डिफरेंस हो गया बेटा वाई माइनस एक्स। समझ गए, डिफरेंस हो गया वाई माइनस एक्स। अब आ जाइए, अब ये है, अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि इधर है ए और इधर है बी। तो ए की एज आज मान लो 19 साल है और बी की एज नहीं, ज्यादा उल्टा करता हूँ, ए की एज 30 है और बी की एज 19 है, तो 30 प्लस 19 49 हो जाएगा। ठीक है, एक साल पहले, तो दोनों का एडिशन हो गया 49। एक साल पहले ए की एज हो गई 29, एक कम, और बी की एज कितनी हो गई 18। अब दोनों का एडिशन बताओ 47। एक साल और पहले ए की एज क्या हो गई 28 और इसकी क्या हो गई 17। 28 प्लस 17 कितना हो गया 45। ठीक है, तो अगर डिफरेंस एक साल का है, अगर डिफरेंस एक साल का है तो दोनों की जो एज का एडिशन है उसमें कितना डिफरेंस हो रहा है 2 साल का। ठीक है,
एक साल कम करते ही कितनी एज कम हो रही है, दोनों की एज का एडिशन कितना कम हो रहा है, 2। तो मैं ये कहूंगा कि अब y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स डिफरेंस है एज की, ए की एज का डिफरेंस y माइनस एक्स है, तो दोनों के सम का कितना हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा यार, मैं गड़बड़ कैसे हो रही है, डिफरेंस इन एज y माइनस एक्स हो गया ना। अच्छा, तो इतने साल पहले, एक साल पहले, दो का अंतर, 2 साल पहले देखा तो 4 का अंतर आ गया। ऐसे ही y माइनस एक्स ईयर्स पहले कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस एक्स। तो पास्ट में एज एज प्लस बीज एज इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स। समझ गए कि नहीं? अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा बताता हूं। कहां पर, ये वाला मल्टीप्लाई क्यों करा मैं बताता हूं। आप ये देखो, इनमें दोनों की दोनों का जो एडिशन है ना वो 49 है। अगर 2 साल पहले का एडिशन देखा जाए तो दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, तो कितना अंतर हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना। तो कैसे वो हुआ 4 टाइम्स, मतलब आप ये देखो, एक और देखो, एक साल और कम करो, ये 27 और ये 16, तो 43। तो अब आप ये देख रहे हो कि जो दोनों का जो एडिशन है ना, जो दोनों का एडिशन है ये हम प्लस कर रहे हैं, जो दोनों का एडिशन है उस एडिशन में क्या हो रहा है कि दो दो का गैप होता जा रहा है। तो अगर हम 3 साल पीछे जाएंगे, अगर हम 3 साल पीछे जाएंगे तो कितने ईयर कम हो गए, 49 माइनस 43, यानी कि 6 साल कम हो गए, 6 साल कम हो गए, तो 3 साल पीछे गए तो कितना कम हो गया, 2 इंटू 3। वाई माइनस एक्स ईयर्स पीछे गए तो एडिशन कितना कम हो गया, 2 इंटू वाई माइनस एक्स। ये हो गया, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये हमने करा कि अब गैप आ गया 2 इंटू वाई माइनस एक्स का, कितना, 6 साल का गैप आ गया। अच्छा, तो ये तो आया 6 साल का तो गैप आ गया एज एज और बीज एज में, ठीक है। और होगा कैसे ये ऐसे होगा बेटा, ऐसे 49 माइनस 2 इंटू वाई माइनस एक्स। नहीं समझे? डिफरेंस इन एज इतना इतना साल हम पीछे गए, इतना साल हम पीछे गए, तो इतना साल पीछे जाने पर गैप कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो गैप कितना आ गया, 3 साल पीछे जाने पर 2 इंटू 3 यानी कि 6 का गैप आ गया, ठीक है। तो एडिशन कितना होगा, उन दोनों का सम कितना होगा, वो होगा 6 का गैप था ना, तो 49 माइनस 6, तो गैप कितना था, 2 इंटू वाई माइनस 6, तो 49 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6। नहीं समझे क्वेश्चन, थोड़ा क्या अच्छा खासा टफ है। तो 49 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6, समझ गए? ये दोनों का एडिशन निकाला है, क्योंकि एडिशन ही तो 43 आ रहा है, एडिशन 43 आ रहा है। ये 43 कैसे आया, 49 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करके, और 6 कैसे आया था, 2 इंटू 3 करके, 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना था, y माइनस एक्स, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स को 49 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, यस यस, इसलिए हमने माइनस करा। ये तो मैं एक आइडिया लेकर चल रहा था ना, ये तो मैंने एक एक का 43 लाने के लिए हमने 49 में से माइनस करा, आप समझ गए? बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है थोड़ा बहुत? अरे कुछ बच्चे तो भाग गए। 3 बच्चे चले गए। चलिए ठीक है, अब देखता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ नीचे वाले को। तो अब ए की एज जो है वो तो मुझे मालूम है, ए की एज कितनी थी, अब एक्स, ये पास्ट की एज की बात कर रहे हैं, एक्स। बी की एज मुझे नहीं पता, वही तो मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू 49 माइनस 2 वाई माइनस 2 एक्स। और बी की एज क्या हो गई,
-2y माइनस माइनस बिल्कुल सही टाइम पर बता दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। 49 - 2y + 2x - x, ये हो गया 49 और +x और -2y, ये हो गई बी की वो वाली एज, जिस एज की बात वो कर रहे हैं, एज ओल्ड व्हेन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर। ठीक है, तो तब बी की एज कितनी थी वो निकालने की सारी हमारी मेहनत थी। तो ए सेड टू बी आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वर, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है, y is twice as old as you were when I was as old as you are। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उस समय तुम्हारी जो उम्र थी उसका डबल मैं आज हूं। तो वो उस समय की जो उम्र निकाली बी की, तो वो कितनी है, 49 + x - 2y, y इज इक्वल टू 2 × 49 कितना हो गया, 98, और ये हो गया 2 × x हो गया 2x, और 2 × -2y हो गया -4y। मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ बी की एज यानी कि मुझे सिर्फ x निकालना है। x निकाल लूंगा कैसे, y + 4y - 98 इज इक्वल टू 2x। तो 2x इज इक्वल टू 5y - 98। ठीक है, x निकालना है तो y क्या है, y है 49 - x, क्योंकि x + y 49 था, तो y है 49 - x। तो यहां कर रहा हूं इसको, 2x इज इक्वल टू 5 × 49 - x - 98। तो 2x इज इक्वल टू 5 9 45, 4 कैरी आ गया, 5 4 20, और 4 24 245 -5x -98 -5x को इधर ले आओ, 2x + 5x, 245 - 98, 15 - 8 हो गया 7, और 15 - 8 हो गया 7, यहाँ बचा 3, तो 13 - 9 हो गया 4, और यहाँ बचा 1 147। x इज इक्वल टू 147/7। तो भाई इसका आंसर ये है बी। बताइए आंसर क्या दे रखा है, सर बी दे रखा है 21। ये रखा है, मान गए कि नहीं माने ये बता दो। सर मान गया। क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था, सर टफ ही है। टफ ही था, कुछ ज्यादा ही टफ था। बोर्ड में नहीं आते ऐसे पेपर, पता नहीं कहाँ से देख लिया तुमने। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, दे देना अपने स्कूल में किसी भी बच्चे को, घूम जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे बच्चों को। यस सर, मेरे से भी नहीं हुआ ये तो। सर ये ऐसे क्वेश्चन तो याद करके जाने पड़ेंगे। हाँ, अरे कुछ नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है। अरे कितना मतलब दिमाग खराब हो गया मेरे को। हाँ, सोच सोच कर क्या क्या घुमावदार बातें। वो पूरा हिसाब लगाना पड़ा कि वो 2-2 साल का गैप हो जाएगा, फिर 49 में से ये होगा, तो हिसाब लगा के खैर 21 आ गया। चलिए जी ठीक है, आज ज्यादा ही एक्सरसाइज हो गई दिमाग की कुछ।